हमने चैप्टर नंबर 4 में ये देखा कि किसी समीकरण को कैसे हल किया जाता है, समीकरण होते क्या है, उसकी प्रश्नावली को, सभी प्रश्नों को हमने हल किया, उसका बेसिक देखा, उदाहरण देखे। अब हम पूरे अध्याय का एक सारांश हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि पूरे अध्याय के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, बिल्कुल एक सारांश में, जिससे अध्याय का रिवीजन हो जाएगा। देखना, एक समीकरण, पहला पॉइंट टू पॉइंट यहां पर मिलते जाएंगे। एक समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध होता है जिसमें दोनों पक्षों के व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि समीकरण का मतलब क्या है। देखिए, गणित में हम जो समीकरण पढ़ते हैं, समीकरण का मतलब क्या है, तो समीकरण का मतलब एक तराजू है। आई बात समझ में? तराजू है। तराजू में क्या होते हैं कि दो पल्ले होते क्या, दो पल्ले। देखिए, एक पल्ला इधर का है और एक पल्ला इधर है। हम क्या करते हैं, इधर क्या रखते हैं, वजन रखते हैं। क्या रखते हैं? वजन। और इधर इस ओर क्या है, कोई वस्तु रखते हैं, वस्तु रखते हैं ना, और उसको तोलते हैं। तोलने का मतलब जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम ये बोलते हैं कि इधर का पल्ला और इधर का पल्ला क्या है, बराबर है। मान लिया जाए कि आपने क्या किया, इधर 1 किलोग्राम का कोई वजन रखा और 1 किलोग्राम इधर क्या रखी आपने, एक सब्जी रखी, आलू रख दी मान लिया जाए, या गोभी रख दी, ऐसा। तो इससे क्या पता चलेगा, जब ये कांटा सीधा रहेगा, जब ये कांटा सीधा हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि दोनों का वजन बराबर है, इस पल्ले का वजन और इस पल्ले का वजन, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 किलो बाट रखने के बाद में, या 1 किलो वजन रखने के बाद में, और इधर 1 किलो सब्जी रखने के बाद में दोनों का क्या हो गए, बराबर हो गए। तो दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। समान हो गए मतलब समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। मतलब क्या किया, बाया पक्ष और दाया पक्ष, जो इधर की ओर रख रहे उसको हम बाया पक्ष बोला, और जो इधर की ओर रखेंगे वो क्या हो गया, दाया पक्ष हो गया। और जब दोनों बराबर हो गए तब क्या बोलेंगे कि ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। समीकरण बन गया मतलब दोनों क्या हो गए, समान हो गए। समान हो गए मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आ गई बात समझ में? बराबर हो गए। इसी बात को गणितीय भाषा में बाया पक्ष और दाया पक्ष बोला जाता है, और बीच में क्या होता है, बराबर होता है, या इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोला जाता है, राइट हैंड साइड बोला जाता है। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास समीकरण बन गया। आई बात समझ में? समीकरण बन गया। अब होता क्या है कि जिस प्रकार से ये तराजू है उसी प्रकार से समीकरण भी होता है। कैसा? मान लिया जाए कि इस पल्ले में मैंने 2x धन 3 रख दिया, 2x धन कितना रखा, 3 रख दिया, और इस पल्ले में मैंने रख दिया 13, हाँ ठीक है 13 रख दिया मैंने, इधर क्या रख दिया, 13 रख दिया। देखना, इस पल्ले में ध्यान देना, इधर इस बात को समझना, इस पल्ले में क्या रखा मैंने, इतना रख दिया, और इस पल्ले में मैंने रख दिया 13, और हमने बोला कि ये दोनों कैसा है, बराबर है, बराबर है बराबर। अब मैंने इसमें से 3 कम कर दिया है, इसमें से 3 कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 3 घटा दिया, और इसमें से भी 3 को घटा दिया। तो क्या अब दोनों बराबर है? हाँ, अभी भी बराबर है। इधर से जो वजन कम किया उतना ही वजन इधर से भी कम किया, तो भी तो बराबर ही रहेगा, तो भी कांटा सीधा ही रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों से कोई संख्या को घटा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि अभी बराबर है ये दोनों, मैं किसी संख्या को इसमें जोड़ देता हूं, मान लिया जाए मैंने इसमें 5 को जोड़ दिया और इधर भी 5 को ही जोड़ देता हूं। मतलब 5 को जोड़ने का मतलब क्या है, 5 किलो इधर भी रख दिया और 5 किलो इधर भी रख दिया, क्या तराजू का कांटा अभी बराबर रहेगा? हाँ, बराबर रहेगा। अगर दोनों इधर समान वजन को आप और बढ़ा देते हैं, या दोनों इधर से समान वजन को और कम कर देते हैं, तो भी बराबर रहेगा, तो भी बराबर ही रहेगा। आप करके देखना ना, एक तराजू लेना और दोनों इधर भी वजन बराबर रखना, इधर भी वजन बराबर रखना, फिर क्या करना, बराबर है,
फिर इधर जितना वजन बढ़ाओगे उतना ही वजन इधर भी बढ़ाना, फिर भी बराबर रहेगा। इधर से जितना वजन कम करोगे उतना ही वजन इधर से भी कम करना, तो भी बराबर रहेगा। अगर आप किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मान लिया 2 से भाग दिया और इधर भी 2 से भाग दिया, भाग देने का मतलब क्या है, इसको भी आधा कर दिया, जितना भी था ना उसका आधा कर दिया, और इधर से भी आधा कर दिया, तो भी बराबर रहेगा। अगर 3 से भी भाग देते हैं और इधर भी समान संख्या से भाग देते हैं, यानी कि क्या किया आपने, जितना भी वजन इधर रखा है उसका 1/3 कम कर दिया। ठीक है, मतलब 1/3 ने 1/3 रहने दिया, बाकी का कम कर दिया, 3 से भाग दे दिए ना, मतलब 3 टुकड़े किए और 1 टुकड़ा रहने दिया उस पर, और इधर भी ऐसे ही किया, तो भी बराबर रहेगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि मैंने किसी एक संख्या का, किसी समान संख्या का गुना किया, इधर भी 2 का गुना किया, इधर भी 2 का गुना किया। गुना करने का मतलब क्या है, जितना भी वजन इधर रखा हुआ है उसका डबल कर दिया और इधर भी डबल कर दिया, तो भी बराबर रहेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि बराबरी का बराबर ही रहता है। तो जो हमने अभी तक बात की है यही तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, यही तो बातें पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने पूरे अध्याय का एक सारांश यहां पर डिस्कशन किया कि यही बातें हमने पढ़ी है केवल अध्याय में। अब देखना, ध्यान देना इधर, एक समीकरण, एक चर पर ऐसा प्रतिबंध होता है जिसके दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। देखिए, मैंने तराजू के अंदर जो रखा है ना, इधर एक चर है और इधर चर नहीं भी है, तो इनका दोनों का मान कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, तभी समीकरण बनेगा। देखिए दोनों क्या है, बराबर है, तभी समीकरण बनने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखना, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, मान लिया जाए कि 1 से धन 5 है और बराबर से कितना है, 10 है। मैंने क्या किया, इधर 1 से धन 5 रखा इस पल्ले पर, और इधर क्या रखा, 10 रखा, और दोनों कैसे बराबर है, ये काटा बिल्कुल सीधा है, यानी कि बराबरी का चिन्ह लगा है बीच में। आई बात समझ में? ये बराबरी का चिन्ह का मतलब दोनों पल्लों में बराबर वजन है, काटा सीधा है, यानी कि दोनों इधर वजन बराबर है। अगर मैं इधर से भी 5 कम कर देता हूं, देखना, इसमें से भी 5 को घटा दिया और इसमें से भी 5 को घटा दिया, तो इधर क्या बचा बताइए भाई, 1 से धन 5 था, उसमें से 5 कम कर दिया तो 1 से बचा कि नहीं, और इधर 10 में से 5 कम कर दिया तो 5 बचा। तो आप देखिए यहां पर 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस पल्ले में 1 रखा है, इस पल्ले में 5 रखा है, दोनों बराबर है, तो ये क्या होगा, ये इसका हल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका हल कहलाएगा। 1 का जो चर का मान होगा वही हल कहलाएगा। क्लियर? अब देखना आगे, किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता। देखना, आपने मान लिया जाए कि इधर कोई वस्तु रखी है, और वस्तु कितनी रखी है, 3 1 से धन 7 रखा है, और इधर क्या रखा, इधर क्या रखा, 16 रखा, इधर क्या रखा, 16 रखा। इधर इतना वजन रखा है और इधर इतना वजन रखा है, और दोनों पल्ले क्या है, बराबर है, यानी कि ये काटा कैसा है, सीधा है, यानी कि बराबर है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं आप, इधर 1 किलो का वजन रखा आपने और इधर 1 किलो सब्जी रखी, 1 किलो सब्जी रखी, 1 किलो क्या रखी, सब्जी रखी है इधर, और दोनों कैसी है, बराबर है, रहेगी बराबर, क्योंकि वजन बराबर है दोनों इधर। अगर आप 1 किलो सब्जी को उठा के इधर रख देते और ये बाट इधर रख देते तो भी वो बराबर रहेगा। मतलब आप 16 को इधर रख देते हैं और 3 1 से धन 7 को इधर रख देते, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर वाली वस्तु इधर, इधर वाली वस्तु इधर। तो अगर समीकरण के पल्ले बदल देते हैं, दाया पक्ष बाएं में और बाया पक्ष दाएं में अगर लिख देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ये बात भी हमने पढ़ी है। अब देखना, दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ दिया जाए। भाई आपके पास में क्या है, तराजू है, आपके पास में क्या है, एक तराजू है, ये वाली तराजू है, ठीक है।
और मान लिया जाए कि इधर क्या है 3 धन 5 है या 3 धन 100 है और इधर क्या है 6 है या 100 धन 3 बोल देता हूँ मैं। और दोनों कैसे बराबर है, ये वाला पल्ला और ये वाला पल्ला कैसा है, बराबर है। दोनों पक्षों में एक ही संख्या को जोड़ दिया जाए। अगर मान लिया जाए मैंने इसमें 5 को जोड़ दिया और इसमें भी 5 को जोड़ दिया, एक ही समान संख्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 5 को जोड़ा और इधर 4 को जोड़ दिया। समान संख्या को जोड़ दिया जाए या समान संख्या को घटा दिया जाए, दोनों पक्षों से समान संख्या को घटा दिया जाए, कोई भी संख्या हो सकती है, या दोनों पक्षों में एक ही संख्या से भाग दिया जाए या एक ही संख्या से गुना कर दिया जाए, तो इसके संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काटा सीधा का सीधा ही रहेगा। मालूम है ना, मालूम है ना। मान लिया जाए कि इधर 1 किलो का वजन रखा है और इधर आपने 1 किलो टमाटर रखे, 1 किलो टमाटर रखे, दोनों का वजन बराबर रहेगा कि नहीं? हाँ रहेगा ना। अगर आप इधर से 200 ग्राम और बढ़ा देते हैं और इधर 200 ग्राम इधर भी बढ़ा देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या कांटे में? नहीं, अभी बराबर रहेगा। अगर इसमें से 200 ग्राम कम कर देते, 200 ग्राम कम कर देते, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इस सब्जी को इधर आधा किलो आधा कर देते, इधर भी आधा कर देते, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कांटा सीधा का सीधा ही रहेगा अभी भी। अगर इधर से इधर जितना वजन है उसका 3 गुना कर देते, इधर भी 3 कर देते, तो भी उतना ही उतना कांटा रहेगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस इतनी बात है। सीधा समीकरण मतलब तराजू है, तराजू से तुलना करना है आपको बस। अब देखना, उपरोक्त गुणों द्वारा समीकरण को चरणबद्ध विधि से हल किया जा सकता है। ठीक है, चरणबद्ध विधि से हल कर सकते हैं हम। दोनों पक्षों से एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती है, जिसमें दोनों में से एक पक्ष में केवल एक चर प्राप्त होता है, वो अंतिम चरण समीकरण का हल कहलाता है। देखना, मान लिया जाए कि मेरे पास में 5 1 धन 3 है और इधर क्या है 28 है। समीकरण है ना, एक पल्ले में इतना रखा है, दूसरे पल्ले में इतना रखा है, दोनों कैसे बराबर है। मैं क्या करता हूं, इधर धन 3 है ना, तो दोनों पक्षों में 3 को घटा देता हूं। इधर भी 3 को घटा दिया और इधर से भी 3 को घटा दिया। क्यों? ये धन 3 है ना, तो घटाने से क्या हुआ, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5x, और इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया 25। अब देखना, याद रखना, जो धनात्मक संख्या होती है उसको घटाना चाहिए दोनों पक्षों में। ठीक है, तो ये खत्म हो गई। इधर से ये 5 गुने में है तो 5 का भाग दे दो, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा लेकिन, हाँ इधर भी 5 का भाग दे दो। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 5 का 5 है, 50 25 हो गया, तो 1 से बराबर से कितना बच गया आपके पास 5 हो गया। ऐसा क्यों किया हमने? कई चरण लिए, कुछ एक बार घटाया एक बार भाग दिया, ऐसा क्यों किया? ताकि 100 का मान ज्ञात हो जाए। देखना, 100 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा हमें? 100 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा? देखिए, इसका मान ज्ञात करना है ना, तो इसके धन में 3 है ना, इसलिए 3 को घटा दिया, तो ये 3 खत्म हो गया, हुआ ना। फिर इसके गुने में 5 है ना, तो 5 से भाग दे दिया, तो 5 भी खत्म हो गया दोनों पक्षों में। तो ये क्या हो गया, इसका हल प्राप्त हो गया। जब गुना भी होता है और धन भी होता है, तो पहले क्या किया जाता है? धन या ऋण को हटाया जाता है, फिर उसके बाद में गुना या भाग को हटाया जाता है। तो ये बातें हमने अलग अलग प्रश्नावली में की है, वहाँ पर हमने सारी बातें समझी है, उसकी एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये है। स्थापन का अर्थ क्या है? स्थापन का अर्थ यह है कि अभी जो हमने उदाहरण लिया था उसी को हम यहां पर कर रहे हैं। 5 1 धन 3 बराबर से क्या लिया था मैंने 28। स्थापन का मतलब क्या है? ये धन 3 है ना, ये उधर जाता है, स्थापन किया मतलब ट्रांसफर किया, ट्रांसपोज किया, या इसको इधर स्थानांतरित किया। देखना, 5 1 है ना, बराबर से 28 है ना, मैं क्या करता हूं, ये 3 को उधर करता हूं, तो इधर धनात्मक संख्या है तो उधर जाके ऋणात्मक संख्या बन जाती है।
5 एक्स बराबर इसे क्या हो जाएगा 28 में से 3 गया तो कितना हो गया 25। गुने में कोई संख्या होती है तो वो कहा जाती है भाग में जाती है। ये गुने वाली संख्या हमेशा कहा जाती है भाग में जाती है। तो 25/5 और 5 का 5 और 50 25 कितना बच गया 1 से बराबर से 5 बच गया। बस याद रखना कोई धनात्मक संख्या रहेगी तो उधर जाके ऋणात्मक बन जाएगी, ऋणात्मक संख्या रहेगी तो उधर जाके धनात्मक बन जाएगी। आई बात समझ में? गुणात्मक संख्या रहेगी तो हमेशा भाग में जाएगी, गुणात्मक संख्या रहेगी तो कहाँ जाएगी भाग में, और भाग वाली संख्या होती है तो गुणे में जाती है। ये बात याद रखना। अब सोचने वाली बात है कि गुना भी है और धन भी है, या गुना है और ऋण है, या भाग है धन या ऋण है। तो पहले क्या किया जाता है धन या ऋण को उधर भेजा जाता है। ये बात है याद रखना, उधर की ओर किसको भेजा जाएगा। जैसे देखिए गुना और धन था ना, तो पहले धन को उधर भेजा, फिर उसके बाद में उसके बाद में भाग या गुने को हल किया जाता है। पहले इनको हल किया जाता है, फिर उसके बाद में जो बचेगा इनको हल किया जाता है। ये बात को याद रखना। और जब हमने प्रश्नावली पढ़ी वहाँ पर सिस्टमेटिक हमने उसको समझा है। ठीक है, चलिए हमने व्यवहारिक स्थितियों को संगत, देखिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, तभी ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगी। फिर आपको बता दूँ, आप अगर 7th क्लास में हैं, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा है, पूरी एक एक बातें हम समझते हुए आए हैं, वो सारी बातें अगर हमें मालूम रहेगी तभी ये सारांश है ना, ये सारांश तभी समझ में आए। पूरे अध्याय का सारांश है, तो अध्याय ही नहीं पढ़ा तो सारांश कहाँ से समझ में आएगा। ये केवल एक रिवीजन है, ठीक है ना। चलिए हमने व्यवहारिक स्थितियों को संगत सरल बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना भी सीखा है। क्या बोला है? हमने व्यवहारिक स्थितियों को संगत सरल बीजीय व्यंजक के रूप में भी लिखना सीखा है। कैसा? जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोगी होता है। जैसे मान लिया जाए मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, यहां पर देखना, पहेली बना रहा हूं। इस डिब्बे के अंदर कुछ वस्तुएं रखी है, इस डिब्बे के अंदर या कोई जार है मेरे पास में, उसके अंदर कुछ वस्तुएं रखी है। कितनी वस्तुएं रखी है यार पता नहीं। ये जार मेरे पास में है, ये जार क्या है मेरे पास में है, कुछ वस्तुएं इस प्रकार से इसके अंदर रखी हुई है। कुछ कंचे रखे हुए, इसके अंदर क्या रखे? कंचे रखे हुए। वस्तु भी ले लेते हैं हम, कंचे रखे मेरे पास है। ये वाला जो जार है मेरे पास रखे और उसमें मैंने छुपा के रख दिया इस जार को। ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि सर आपके पास में जो जार रखा है उसके अंदर कंचे रखे हैं। मैंने कहा हाँ रखे हैं ना, मेरे पास जार रखा है उसके अंदर कंचे रखे हैं। और आपने मुझसे पूछा कि आपके पास जो जार रखा है उसके अंदर कंचे रखे वो कितने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, मैंने आपको गोल मोल करके जवाब दिया। मैंने बोला कि इसके अंदर जो कंचे रखे हैं ना, कुछ कंचे रखे हैं। कितने रखे? कुछ कंचे रखे हैं। और याद रखना कि गणित में जो कुछ का मतलब होता है ना, जो चीज नहीं मालूम होती है उसको मान लिया जाता है। एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, एन मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी अल्फाबेट मान लो, अंग्रेजी अल्फाबेट का छोटा लेटर कोई भी मान लो। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो कंचे हैं ना, उस कंचे में आप 3 का गुना कर दो। ठीक है, और उसमें 5 को जोड़ दो तो 20 हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? उसमें आप क्या करो, मेरे पास जितने भी कंचे हैं, देखना फिर से और एक बार, मेरे पास जितने भी कंचे हैं उसमें 3 का गुना कर दो। मैंने आपको बताया नहीं कि इसके अंदर कितने कंचे हैं, मैंने आपको बोला कि उसमें 3 का गुना कर दो और उसमें 5 को जोड़ दो तो 20 हो जाता है। और मैंने उल्टा आपसे ही पूछ लिया, आप बताओ मेरे पास में कितने कंचे हैं। एक पहेली बन गई कि नहीं? पहेली बन गई कि नहीं? और पहेली भी बनी और यहां पर गणितीय भाषा में एक समीकरण भी बन गया। इसी को बीजीय व्यंजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ये बात याद रखना, बीजीय व्यंजक।
मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजीय व्यंजक है ना, वो काय से मिलकर बना है। ये जो शब्द आया है वो कहां से आया है? ये आया बीज गणित से। बीज गणित, यहां से बना ये शब्द। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीज गणित है ना, बीज गणित, ये बीज गणित बनता कैसे है? तो ये बीज गणित बनता है दो चीजों से, तीन चीजों से बोल सकते हैं हम। कैसे? तीन चीजों से बनता है। एक तो चर, अचर है, चर और अचर। जब भी बीज गणित रहेगा ना, आपको क्या क्या दिखेगा उसमें मालूम है? कुछ चर भी दिखेंगे, कुछ अचर भी दिखेंगे, और गणितीय संक्रियाएं दिखेंगी। गणितीय संक्रियाएं, अब आप बोलेंगे कि गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? याद रखना, जीवन भर जहां पर भी आपको बीजगणित की बात की जाए, बीजगणित दिखेगा तो आप समझ जाना कि बीजगणित मतलब आपको चर भी दिखेगा, उसके अंदर अचर भी दिखेगा, और कुछ गणितीय संक्रियाएं भी दिखेगी। गणितीय संक्रिया कौन सी होती है? धन प्लस माइनस, धन ऋण गुना भाग। आई बात समझ में? ये होती है गणितीय संक्रियाएं, ये होती है गणितीय संक्रिया। ये पूरे अध्याय का सारांश पढ़ रहे हैं हम, पूरे अध्याय का सारांश। ये सारी बातें हमने डिटेल में समझी है अध्याय के अंदर। चर अचर क्या होते हैं? तो चर जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर, जो चीज नहीं मालूम आपको गणित के अंदर, वो चर है। उसका मान, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एक जार के अंदर कुछ कंचे रखे हैं, कुछ कंचे रखे हैं। कुछ मतलब क्या? अरे जब हम इसको हल करेंगे तो 5 भी आ सकता, 7 भी आ सकता, 9 भी आ सकता, 11 भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है उसका मान। तो कुछ जो होता है उसी को चर बोला जाता है। एक्स वाई जेड ए बी सी, सामान्यतः इनसे प्रदर्शित किया जाता है, एन पी क्यू, और इसी प्रकार से कोई भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अचर क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये क्या है? फिक्स है, निश्चित है, जिसका मान निश्चित बदलता नहीं है। भाई 5 आपने पहली क्लास में पढ़ा था, आज भी उसको 5 ही बोल रहे हैं, ये निश्चित है, ये अचर है। और आप जब 12th क्लास में चले जाएंगे, कॉलेज पढ़ लेंगे, या उसके बाद में भी इसको 5 ही पढ़ेंगे, आप 6 नहीं पढ़ सकते इसको। तो ये क्या है? निश्चित है, ये कभी बदलता नहीं, इसलिए अचर, जो चलायमान नहीं है, जो निश्चित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अचर हो गया। तो ठीक है, ऐसा। अब इसको हल करेंगे तो आपको कंचों की संख्या पता चल जाए कि भैया मेरे पास में कितने कंचे, ऐसा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम। हमने यह भी सीखा कि हम किसी समीकरण के हल से प्रारंभ कर दोनों पक्षों में समान गणितीय संक्रियाओं की विधि का प्रयोग कर, उदाहरण के लिए दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ना या घटाना, इस समीकरण कैसे बना सकते हैं। साथ ही हमने यह भी सीखा कि किसी समीकरण का व्यवहारिक स्थिति से संबंध बना सकते हैं और उस समीकरण के लिए कोई व्यवहारिक समस्या या पहेली भी बना सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके पास में हल है तो उसके कई सारे समीकरण बना सकते हैं आप। कुछ संख्याओं को जोड़ दो, किसी को घटा दो, किसी को भाग दे दो, किसी से गुना कर दो, तो कई अलग अलग समीकरण बन सकते हैं। और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि जो समीकरण बनते हैं वो समीकरण कई अलग अलग पहेलियों को लेके भी हम समीकरण बना सकते हैं और उस पहेलियों को सुलझा सकते हैं। ठीक है ना? तो व्यवहारिक समस्याओं के आधार पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से समीकरण बनाए जा सकते हैं, और हमारे पास में कुछ पहेलियां भी थी, उन पहेलियों को भी हमने समीकरणों के द्वारा हल किया और उस पहेलियों को सुलझाया। तो इस चैप्टर में जितनी भी प्रश्नावली है उसको आप प्रॉपर तरीके से एक बार आप प्रैक्टिस करिए, और आप देखेंगे कि ये जो सरल समीकरण है, इन सरल समीकरण बड़े आसानी से हल किए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है? सरल समीकरण है। जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ेगी तब कठिन समीकरण भी आते जाएंगे, और उन समीकरणों को हम तभी हल कर पाएंगे जब ये सरल समीकरण इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए। अब देखेंगे हम अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।